पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग्य बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे, प्रकृति नहा रही थी, वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। आम्रवनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में ने छोह की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना, निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुंचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहां मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। वर्टिकल बार आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, बतरस से अरण्यावली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते हैं। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजुरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए है। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजतधार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छियाछितौली और धमाचौकड़ी मची है। बादल आसमान ही बरस रहा है और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी हैं। यह धारा सोन की है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है, जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। सोन नदी है। सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। सोन जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। दोनों ही दशा में और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती है। यह जमीन का गीलापन कई कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुंचे। सोन की यह झार इस मार्ग के हर कण से दिखाई देती है। आंख सरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है। वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सान्निध्य में पाते हैं। सोन आंखों से ओझल हो जाता है। बारिश रुक गई है।
अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है। लिखा है नर्मदा इतनी छोटी, इतनी पतली। यहां बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान हैं, मंदिर हैं, संतों के आश्रम हैं, कार्यालय हैं, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासियों का निद्वंद्व जीवन है। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं। पके आम के ढेर हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें हैं। नारियल, प्रसाद, माला, कंठी की कई दुकानें हैं। लोग गरीब हैं। नर्मदा उन्हें संभाले हुए है। अमर के कंठ से निकसती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जल कुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणीय है। स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर मंझौले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित हैं। अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर में एकत्रित होता रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5 से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तनमन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है। मंदिरों में पूजन अर्चन, आरती वंदन वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। यहां से रेवा आसमुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मन में शोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है शोण और नर्मदा की प्रणय कथा। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश शोणभद्र के पास भेजती है। जुहिला शोण के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उत्ताल तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है। पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। उधर सोन शोण को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है। बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है। उसमें मिल जाती है। उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं।
धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। वह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुलबकावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। गुलबकावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थयात्रियों की आंखों में गुलबकावली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं। दृष्टि का धुंधलका छांटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय गुलबकावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर ही रहे हैं। धरती के सूखे किनारों नदियों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिलधारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। यह प्रसंग मानवीय संदर्भ लिए हुए है। लोक को कहीं मानवीय और कहीं दैवी गुणों से मंडित किया है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति तक फैलाव का सुफल है। परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जलस्रोत बहता रहा होगा। वह जलधारा ही वर्तमान नर्मदा कुंड तक आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ बहती चली गई होगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा विरल होने से इस स्रोत में भी अंतर आया। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही होगी। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है और उसके प्राणों के रस से नर्मदा में अनादिकाल से प्रलयकाल से जल जीवन निःसृत हो रहा है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार हैं। सोनमुरा सोन का उद्गम है। यहां भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है। पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। यह सोन पर पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुरा के कुंड में श्रद्धालुजनों द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से और परिक्रमावासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भेड़े में से निकली हैं। बड़ा हुआ यहां आया तो ऐसा कुछ नहीं। बांस के भेड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी है। लगता है यहां तब आमदरफ्त नहीं रही होगी। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी। तब बहुत पहले बांस के भेड़े यहां रहे होंगे। उनमें से नर्मदा का जलस्रोत निकलता रहा होगा। बांस के भेड़ों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो या प्राकृतिक स्थितियों के बदलने और बांस वनों के कटने से बांस का भेड़ा समाप्त हो गया हो।
जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। नर्मदा जीवन उत्स का चरम और अमर फल है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहां लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यह नर्मदा पर पहला प्रपात है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहां पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती है। ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती है। उसके कारण पानी दुधिया हो जाता है। यहां से ही नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को मां मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। दूध धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूं कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहां नर्मदा में पानी है। प्रपात में पानी गिर रहा है। क्या गर्मी में यहां नर्मदा सूख जाती हैं? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी। धरती का रस सूख जाएगा। प्रकृति का स्वाभिमान खो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति जीवित है। मनुष्य गतिमय है। लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज एल्यूमिनियम बालकों को जा रहा है। अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवाओं और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए है। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्रत्रुओं से आच्छादित रहा होगा। इस समय तो आम के पेड़ यहां विरले ही हैं। सोना और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहां के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी तक चला आया है। बादलों का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था। वर्षा सुबह से ही थम गई थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा सा छा गया। एकदम घना धुआं सा तैरने लगा है। नरम और आर्द्र रूप पहले बादलों की चादर ने समूचे वन, पर्वत और सबको ढक लिया। बादल हमारे पास आ गए हैं। बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए हैं। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में न आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था। हम कमरों में, दालानों में होते हुए भी बादलों के समंदर में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ। घनश्याम हमारे पास थे, लेकिन पकड़ से बाहर थे। घनश्याम कहाँ, कब, किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं? सुबह होते ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था। उसकी अंजुरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा है।